हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम सामने है तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके चैप्टर। उसका पीवाई को डिस्कस करेंगे। स्पेशली लास्ट 5 इयर्स का जो पेपर है उसके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है पेपर का एनालिसिस, लास्ट 5 इयर्स का जो एनालिसिस है मार्क्स वाइज इस चैप्टर से। चैप्टर आपका है, आपको दिख रहा होगा, जूलॉजी का पहला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप देखेंगे, आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया होगा कि ये पेपर जो हमने एनालिसिस किया है वो 2019 से 25 तक है। 5 ही साल का पेपर बन पाया। क्यों? क्योंकि बीच में 21 और 22 बच्चा आपका क्या हुआ, कोविड के चलते एग्जाम नहीं हुआ, आपको पता ही है। तो देखो, कोविड से पहले का जो ट्रेंड था, कोविड से पहले हमने देखा कि 2019 और 20 में या फिर 19 में खास करके आप देखोगे कि यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स का, 17 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन बना था। लेकिन उसके बाद से आप देखोगे ऑन एवरेज 10-11 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। अब टोटल आपके बुक में चैप्टर्स कितना बच्चों, 12 के रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से 3 चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। पहले 16 था, अभी आपके सीबीएसई के पोर्शन के हिसाब से 13 चैप्टर्स है। और 13 चैप्टर में से आपको कितने मार्क्स का पेपर दिया जाता है? 70 मार्क्स का पेपर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो एक चैप्टर से अगर 10, 9, 10, 11 जो भी क्वेश्चन आता है इतने मार्क्स का, तो भी ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में ही गिना जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया था कौन से ईयर में। हमने उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके रखा है, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ क्वेश्चन से जुड़ी जो एक दूसरी मतलब कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अच्छा देखो, ये पहला क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है। एमसीक्यू बच्चों खाली आपके बोर्ड के लिए नहीं, ये सब एमसीक्यू नीट लेवल का ही एमसीक्यू है। और सीयूईटी एग्जाम्स में भी अगर आप अपेयर करोगे तो आपके लिए भी एमसीक्यू अप्रोच आप में आना ही चाहिए। तो जरा क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग पॉज करके, स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, किसके रेफरेंस में? यूटेरस के रेफरेंस में। और आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट्स है उसमें से चूज द ऑप्शन विच ऑल ट्रू स्टेटमेंट्स। इसमें मतलब उन लोगों ने क्या क्या है, कुछ 1, 2, 3 ऐसे करके स्टेटमेंट उठा दिया है। आपको ढूंढना है कौन से ऑप्शन में सारा करेक्ट स्टेटमेंट्स का नंबर यहाँ पर दिया गया है। आ गया क्वेश्चन समझ? चलो देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है क्या है। देखो बच्चों, यूटेरस में होता है 3 लेयर। उसका जो बीच वाला लेयर है जिसमें अच्छा खासा मसल होता है उसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। वो जो मसल वाला लेयर है वही रेस्पॉन्सिबल होता है, हमने पढ़ा है पार्चुरेशन के टाइम पे, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। और फिर बच्चा डिलीवरी में, पार्चुरेशन को ही डिलीवरी कहा जाता है, उसमें हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो बेटा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द यूटेरस ओपन्स इनटू सर्विक्स थ्रू ए नैरो ओपनिंग कॉल्ड वेजाइना। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप लोग डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में तो यूटेरस का ही लास्ट पोर्शन क्या है? सर्विक्स, उसके बाद आता है वेजाइना। यहाँ पर लिखा गया है कि यूटेरस के बाद वेजाइना आता है फिर सर्विक्स आता है, नहीं, गलत। ये है सर्विक्स और ये है आपका वेजाइना, तो स्टेटमेंट ये हो गया आपका गलत। ठीक है, चलो तो हमारे आंसर में 1 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं आपका आंसर हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 को इंक्लूड किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। उस हिसाब से देखोगे तो आपका आंसर ऑलरेडी बच्चों निकल चुका है, तो डी होगा आपका आंसर। एक बार क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो कि 3 और 4 करेक्ट है कि नहीं। 3 वाला देख लेते हैं, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स एंड द वेजाइना फॉर्म्स बार्ट कैनल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब भी बच्चा डिलीवर होगा तो डिलीवरी के टाइम पे बच्चा कहाँ से निकलेगा? यहाँ पर बच्चा होता है, और बच्चा जब निकलता है तो सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू निकलता है, इसलिए दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? याद रखना, बार्ट कैनल कहा जाता है बच्चों। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस उसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ये 3 भी सही है, 2, 1 भी सही है और 4 भी सही है। ठीक है, फिफ्थ एक बार देख लेते हैं गलत है कि सही है। द यूटेरस इज सपोर्टेड बाय टेंडन्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यहाँ पर टेंडन नहीं बच्चों, एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया है, बारीक से देखोगे तो आपको दिखेगा, वहां पर लिखा गया है लिगामेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है और यहाँ से कुछ 1-2 बातें भी हमने एक्स्ट्रा सीखी होगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। आपको फिर से करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढ के निकालना है। और क्वेश्चन पूछा गया किसके ऊपर बच्चों? मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो पहला स्टेटमेंट है, द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट हैज 15 to 20 क्लस्टर्स ऑफ सेल्स।
करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है कॉल्ड एल्वियोली, एल्वियोली मतलब एक एक पाउच को कहा जाता है। जैसे आप लोग अगर एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में निकाल के रखा है मैंने, तो एनसीईआरटी में यहाँ पर देखोगे लिखा गया है द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20, वो जो क्लस्टर्स है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोली, ये ठीक है, ठीक है, लेकिन बीच में वो 15 to 20 क्या मिस हो गया, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होना चाहिए था। तो ये जो मेमोरी लोब्स यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो क्लस्टर्स है, क्लस्टर्स को ही उन्होंने एल्वियोली कह दिया। एक्चुअली एल्वियोली के क्लस्टर्स को कहता है ये 15 to 20 मेमोरी लोब्स कहा जाता है बच्चों। तो इस हिसाब से आपका ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फिर मिल्क जो स्टोर होता है वो इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, अगर एनसीईआरटी देखोगे यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि देखो द सेल्स ऑफ एल्वियोली सीक्रेट मिल्क व्हिच इज कहाँ, व्हिच इज स्टोर्ड, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, आई गेस आपको दिख रहा होगा, व्हिच इज स्टोर्ड कहाँ, इन द ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोली, दिख रहा है बच्चों आपको। तो ये करेक्ट हो गया आपका स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर एल्वियोली जॉइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट्स सॉरी, तो मेमोरी डक्ट्स जो है वो एक्चुअली कैसे बनता है, एल्वियोली से बनता है मेमोरी ट्यूबल, हर एक एल्वियोली से निकल के आता है मेमोरी ट्यूबल। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में, अच्छा डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, अगर देखोगे आप तो ये सब है बच्चों एल्वियोली है ये सब, ठीक है। तो ये सब जो आपको दिख रहा है ना एक एक ये येलो कलर में, ये सब एल्वियोली है। तो हर एक एल्वियोली से एक्चुअली ये मेमोरी एल्वियोलस लिखा है, हर एक एल्वियोली से छोटा छोटा डक्ट निकल के आता है। मैं आपको यहाँ पर बना के देता हूँ, हर एक एल्वियोली से, जैसे ये एक एल्वियोली हो गया, ये दूसरा एल्वियोली हो गया, तो यहाँ से जो डक्ट निकल के आता है वो एक्चुअली क्या है, वो मेमोरी ट्यूबल है। वो सारा ट्यूबल जॉइन होता है तब जाके बनता है क्या, मेमोरी डक्ट बनता है। एल्वियोली आपस में जुड़ के मेमोरी डक्ट नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उस हिसाब से गलत हो गया आपका। फिर फोर्थ स्टेटमेंट आता है मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी देखोगे, फिर से आप लोग एनसीईआरटी में देखो, ये देखो ये है एम्पुला, और एम्पुला के बाद जो डक्ट है वो है क्या, लैक्टिफेरस डक्ट। तो आपको स्टेटमेंट क्या दिया गया, एम्पुला के बाद क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। आपको स्टेटमेंट में भी वही कहा गया है कि मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू व्हाट, लैक्टिफेरस डक्ट। स्पेलिंग या टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट हो बच्चों, आपका सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आंसर है आपका क्या, ये हो गया आपका सी, बराबर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आया है 21 और 22 मिड टर्म एग्जाम्स में आया था, ठीक है बच्चों, क्योंकि 21 22 में तो क्या नहीं बना, पेपर बना ही नहीं फाइनल का। अच्छा, अब ये मिड टर्म एग्जाम में जो आया था इसमें आप देखोगे आपको एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम जो भी आपको दिया जाएगा बच्चों, कहाँ दिया जाएगा, वो एनसीईआरटी से ही उठा के दिया जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को। चलो इसी बहाने हम लोग थोड़ा सा डायग्राम भी समझ में आ जाएगा और कुछ स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा हमें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वाई है जो पीनस के बीच में से जा रहा है, ये है क्या बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें जो ये वाई वाला पार्ट है जो पीनस के बीच में से दब जा रहा है, वो डेफिनेटली क्या है, ये है यूरेथ्रा। तो आपको ढूंढना है वाई में यूरेथ्रा कहाँ लिखा हुआ है। आपके लिए बहुत आंसर कर दिया क्वेश्चन, एक ही जगह यूरेथ्रा लिखा गया है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जेड जो है वो क्या है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसी क्वेश्चन में आप देखो जेड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, करेक्ट है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं, वैसे आंसर हमारा निकल चुका है। एक्स जो है वो क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स है। आपको बता दूं यही तीन है जिनको कहा जाता है एसेसरी ग्लैंड्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, यहाँ से जो डक्ट निकल के गया है ये है वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, बराबर। चलो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब फिर से टर्म का क्वेश्चन है। यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए, यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना, यूटेरस और वेजाइना के बीच में क्या होता है, थ्रू ए नैरो कैनल। उस नैरो कैनल का नाम क्या है बच्चों, सर्विक्स है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर जिनको देखना है आप देख सकते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, जहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, वो आपको डायग्राम बनाने भी दिया जाता है कई बार, और कई बार आइडेंटिफिकेशन भी करने दिया जा सकता है, जैसे मेल का दिया गया है। तो ये जो यूटेरस वाला पार्ट है, यूटेराइन कैविटी, वो वजाइना में ओपन हुआ है, एक नैरो पाथ से जाता है, उस पार्ट का नाम क्या है, सर्विकल कैनल या फिर सर्विक्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। चलो फिर तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया एक बार देख लेते हैं। फिर से आपको ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है।
करेक्ट स्टेटमेंट फिर से मेमोरी ग्लैंड के ऊपर पूछा गया है। मेमोरी ग्लैंड के ऊपर देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन टर्म का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लैंडुलर टिश्यू विथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अच्छा ठीक है, ये एकदम एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने मेमोरी ग्लैंड का पैराग्राफ निकाला था, उसमें देखो यहाँ पर लिखा गया है मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उठा के दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो मेमोरी लोब्स 30 to 40 नंबर, हमने अभी भी पढ़ा था मेमोरी लोब्स कितना होता है, 15 to 20 होता है। अच्छा, अब नंबर कॉल्ड एल्व्यूली, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। मेमोरी लोब्स 30 to 40, 30 to 40 वैसे नंबर सही है अगर हम लोग बात करें दोनों ब्रेस्ट को मिला के। ठीक है, नंबर कॉल्ड एल्व्यूली जो लिखा गया है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है बच्चों। मेमोरी डक्ट्स जॉइनिंग टू फॉर्म मेमोरी ट्यूबल्स, ये भी गलत है। मेमोरी ट्यूबल जॉइन होके क्या बनता है, मेमोरी डक्ट बनता है, उल्टा लिखा गया है। फिर मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1 और 4 जो है बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर आपका फिर से यहाँ पर निकल के आता है स्टेटमेंट सी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे एंड्रोजेंस आर सिंथेसाइज्ड बाय, एंड्रोजन कौन सिंथेसिस करता है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का 22 में, सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, तो 20 में पूछा गया था। तो एंड्रोजेंस आर सिंथेसाइज्ड बाय बच्चों आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन बनता है। टेस्टिस में कौन एग्जैक्टली आपको पता है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोल के कुछ पाया जाता है जहां पर स्पर्म बनता है। तो अगर साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा गया तो आंसर है आपका क्या, सेमिनिफेरस ट्यूबल। उन ट्यूबल्स के बीच बीच में जो खाली जगह रहता है वहां पर कुछ सेल पाया जाता है जिनका नाम क्या है, लेडिक सेल्स, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो आपको ऑप्शन में लेडिक सेल नहीं देके इंटरस्टिशियल सेल भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स आपको चूज करना है। ये बनाता है क्या हमारा एंड्रोजन, या फिर एंड्रोजन नहीं लिख के क्वेश्चन में टेस्टोस्टेरोन भी दिया जा सकता है बच्चों। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, तो ध्यान से देखना है। फिर से टर्म का क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आपको रीजन ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं देखना है आपको। एसर्शन में क्या देगा, पहले सबसे पहले देखो वो करेक्ट है कि नहीं। कहा गया है कि इंटरस्टिशियल स्पेस, जो अभी मैं बता रहा था आपको कि सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में जो जगह होता है उसमें जो सेल है उनको कहाँ का जाता है, इंटरस्टिशियल सेल। वो जो जगह है खाली जगह उसको कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ जाता है। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैव ब्लड वेसल्स एंड सर्टुली सेल्स। सर्टुली सेल नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बच्चों, वहां पर होना चाहिए था लेडिक सेल्स होना चाहिए था। ठीक है, ब्लड वेसल्स तो बिल्कुल होगा ही, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर लेडिक सेल होता है। अच्छा, बाकी रीजन जो है सर्टुली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ये वैसे करेक्ट स्टेटमेंट है, ये वैसे करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मोस्ट सुइटेबल होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं असर्शन तो गलत था। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज, नहीं असर्शन फिर से गलत था। असर्शन इज ट्रू, नहीं असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज व्हाट, ट्रू। ये है आपका आंसर डी। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन हमने उठाया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेम द ग्लैंड्स दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा। अब सबसे पहले बच्चों आप लोग समझो, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि जो मेल के पीनस से निकल के आता है व्हाइट कलर का फ्लूइड इंटरकोर्स के टाइम पे या इजेकुलेशन के टाइम पे, उसको सीमेन कहा जाता है बच्चों। और सीमेन में 2 चीज़ें पाई जाती है, उसमें पाया जाता है स्पर्म्स, आपको पता ही है, सबको पता है ना। और स्पर्म्स के अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए जो कुछ फ्लूइड साथ में निकल के आता है उसको कहा जाता है बच्चों सीमेन का प्लाज्मा या फिर सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, अब ये सेमाइनल प्लाज्मा को बनाने में जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व है वही ग्लैंड्स इन्वॉल्व है जो हमने अभी पढ़ा था, एसेसरी ग्लैंड्स जिनको कहा जाता है मेल का। 3 जो ग्लैंड हमने अभी लेवलिंग में पढ़ा था, कौन कौन से ग्लैंड, एक हो गया आपका सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है, पूरा नहीं लिख रहे बच्चे, ठीक है, बोर्ड में है ऑलरेडी, हमने डायग्राम में देखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा आपका कौन, बल्बो
यूरेथ्रल ग्लैंड। जिनको नहीं समझ आ रहा कौन से क्वेश्चन से हमने ये उठाया है, ये आपको जो मेल सिस्टम के ऊपर जो क्वेश्चन नहीं दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो ये 3 एक्स वाई जेड हमने लेवलिंग किया था, ये तीनों ग्लैंड है जो सेमाइनल प्लाज्मा सीक्रेट करता है। स्पेलिंग यहाँ पर लिखा गया है और बाकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। चलो अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बस नाम लिखोगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो आ गया, हाँ ये हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ व्हाट, ये 2 सेल्स का आपको पूछा गया है। देखो लेडिक सेल का फंक्शन हमने ऑलरेडी बता दिया, लोकेशन भी आपको बता दिया। लोकेशन क्या है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस इन बिटवीन व्हाट, बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूबल्स, हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस कुछ इस तरह का है, उसमें कुछ ऐसा कंपार्टमेंट्स होता है, ऐसे कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है बच्चों, ठीक है। हम लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, एग्जाम सर पे है, और यहाँ पर जो कुछ ऐसे 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 कॉइल्ड आपको क्या मिलेंगे, ट्यूब मिलेगा, उनको कहा जाता है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूबल कहा जाता है बच्चों। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं, इन्हीं के अंदर क्या बनता है, स्पार्म बनता है, और इन ट्यूबल्स के बीच बीच में जो खाली जगह रहता है, मान लो मैंने यहाँ पर दूसरा ट्यूबल बना लिया, ये कोई दूसरा ट्यूबल है, एक ग्रीन कलर का, एक पिंक कलर का, उनके बीच में जो खाली जगह रह गया, उन्हीं खाली जगह पर आपको क्या मिलता है, आपको मिल जाता है यहाँ पर लेडिक सेल्स। तो ये है आपके लेडिक सेल्स। लोकेशन आपको समझ आ गया। यहाँ से बनता क्या, मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराते टाइम बोला था, एंड्रोजन सीक्रेट होता है बच्चों यहाँ से, एंड्रोजेंस मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। फिर सर्टोली सेल्स, अभी हमने जो एसर्शन रीजन क्या था, उसमें मैंने आपको कहा था कि रीजन तो सही है। सर्टोली सेल्स का फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द व्हाट, जार्म सेल्स। जार्म सेल्स मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, गैमेट्स की बात कर रहे हैं। मेल में जो स्पर्म बनता है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए सर्टोली सेल को कई दफ़ा हम लोग क्या कहते हैं, नर्स सेल भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और सर्टोली सेल्स का लोकेशन भी आपको लिखना है। लोकेशन क्या है, ऑन द वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल्स, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के वॉल के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, बहुत क्वेश्चन देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो फिर इसमें हमने लेडिक सेल हमने कर लिया, ठीक है। अब मेल एसेसरी ग्लैंड का भी हमने कर लिया। मेल एसेसरी ग्लैंड का क्या है फंक्शन, कि ये सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज करता है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल्स में आपको लिखना है तो सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है वो लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, उसमें होता है कैल्शियम होता है। फंक्शन क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज करता है। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो बुक में लिखा गया एटसेट्रा डाल दो, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज होता है, खास करके कौन से ग्लैंड से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, जो सबसे नीचे वाला था, उससे रिलीज होता है क्या, उससे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज होता है। इंटरकोर्स के टाइम पे जो पीनस का लुब्रिकेशन होता है वो इसी ग्लैंड से होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा अगर डिटेल में जाना है तो लिख सकते हो। बाकी स्क्रोटम का फंक्शन क्या है बच्चों, स्क्रोटम है क्या चीज़, जो टेस्टिस हमारे हैं, वो टेस्टिस जो है वो एक आपको पता है लड़कों के बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एब्डोमेन के नीचे रहता है, वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसी को क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है बच्चों। स्क्रोटम ऐसा एक्स्ट्रा पाउच हमने टेस्टिस के लिए क्यों बना के दिया है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करता है, मेंटेन्स टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो स्पर्म बनने के लिए ज़रूरी होता है। एक्चुअली होता है क्या बच्चों, बॉडी का सारा जो भी फंक्शन है फिजियोलॉजी वो हमारा 37 डिग्री में होता है, लेकिन स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा यूनिक है, इसीलिए उसको थोड़ा सा टेम्परेचर हमारे बॉडी से क्या चाहिए होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो चाहिए होता है, लोअर देन व्हाट, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो वो मेंटेन करने में स्क्रोटम हेल्प करता है। तो तीनों का फंक्शन आपको समझ आ गया, ठीक है। देखो जो आपको पॉज करना लेक्चर और थोड़ा सा लिखना भी है, अब एग्जाम पहले से पता था तो ठीक है, अगर पहली बार सुन रहे हो तो फिर आपको ये लिख के देखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में सारा कुछ मिक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ, ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम टू शो इंटर रिलेशनशिप ऑफ 4 एसेसरी डक्ट्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा,
अब लेवल डायग्राम आपको बनाना है तो चलो मैं बना देता हूँ फटाफट। देखो आपको ऐसे टेस्टिस बनाना है जैसे हमने अभी बनाया था, ठीक है। उसमें ऐसे ये जो कंपार्टमेंट्स हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन उनका नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। आपको ये नहीं पूछा गया, आप मेन चीज़ पे फोकस करना है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये सब सेमिनिफरस ट्यूबल्स है। सेमिनिफरस ट्यूबल भी ऐसे डक्ट नहीं है वैसे। अब सेमिनिफरस ट्यूबल्स जब एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, ऐसे, तो फिर यहाँ पर कुछ डक्ट बन के आएगा। इन डक्ट्स का नाम क्या है, अब ये है एसेसरी डक्ट, इनका नाम है बच्चों रेटी टेस्टिस। तो 4 एसेसरी डक्ट पाया जाता है, ये नंबर 1 हो गया। फिर जब रेटी टेस्टिस एक दूसरे से मिलेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, रेटी टेस्टिस मिल जाता है तो कुछ नया डक्ट बन के सामने आता है, ठीक है, कुछ नए डक्ट बन के सामने आएंगे। सिंपल बना रहा हूँ, इसका नाम है क्या, नंबर 2, ये है आपका वासा इफरेंशिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वासा इफरेंशिया है वो जाके कहाँ मिल जाता है, वो जाके एक हाईली कॉइल्ड डक्ट के साथ मिल जाता है जो ऐसे कान की तरह आपको दिखेगा टेस्टिस के ऊपर। ये एक्चुअली क्या है, एक हाईली कॉइल्ड डक्ट है। तो ये जो डक्ट है इसका नाम है बच्चों एपिडिडाइमिस। ये 3rd एसेसरी डक्ट है, एपिडिडाइमिस। एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम बहुत सुंदर नहीं होना है। साइंस के बच्चों आप लोग डायग्राम बनाना, आपका इतना सुंदर बनाना आपका काम नहीं है, डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर वगैरह देखना, लोकेशन वगैरह देखना। फिर एपिडिडाइमिस से फिर जो डक्ट निकल के आता है, ये नीचे से, ये जो यहाँ पर डक्ट खत्म होगा, फिर आस्ते आस्ते यहाँ पर एक डक्ट बनेगा और वो जाएगा सीधा ऊपर। ये जो डक्ट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है 4th एसेसरी डक्ट, जिसका नाम है वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये 4 एसेसरी डक्ट है। आपको अगर पूछा गया क्वेश्चन कि स्पाम का पाथ बताओ, स्पाम कैसे कहाँ से जाके बाहर निकलता है, तो फिर ये भी आंसर आपको यहाँ मिल चुका है। स्पाम पहले कहाँ होता है, सेमिनिफरस ट्यूबल में, फिर सेमिनिफरस ट्यूबल से फिर कहाँ पहुँच जाता है, वो रेटी टेस्टिस में, फिर कहाँ, रेटी टेस्टिस से वासा इफरेंशिया, फिर कहाँ, एपिडिडाइमिस में, और फिर एपिडिडाइमिस से होके यहाँ से वास डिफरेंस जाता है। वास डिफरेंस के बाद कहाँ जाता है अगर आपको देखना है तो हम लोग जाएंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में जाएंगे और ये मेल वाला सिस्टम हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो मेल सिस्टम में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट डायग्राम में ही देखोगे आप, यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप कि ये जो वास डिफरेंस है, दिख रहा है आपको, टेस्टिस से ये निकला आपका वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जाके फिर जाके एक डक्ट के साथ मिल जाता है, कौन सा डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, आपको दिख रहा होगा। ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है फिर जाके फाइनली कहाँ मीट करता है, ये जो डक्ट है इजेकुलेटरी डक्ट, ये गया, ये कौन सा डक्ट है, ये है आपका यूरेथ्रा, और फिर बॉडी से बाहर चला जाएगा स्पर्म, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये जाता है कहाँ से कहाँ तक, सेमिनिफरस ट्यूबल से रेटी टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, वासा इफरेंशिया था ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस से इजेकुलेटरी डक्ट, फिर उसके बाद यूरेथ्रा, फिर आपको पता है आउटसाइड, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पर्म भी हमने डिस्कस कर लिया और डायग्राम भी हमने सिंपल एक बना लिया, ठीक है। मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। अच्छा देखो, आपको फिर से घुमा के वही क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एसेसरी डक्ट्स का नाम लिखना है। नाम 4 नाम लिखोगे आप लोग जो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आप लोग एक्सप्लेन करने से अच्छा आप ये डायग्राम बना के रख दो, लेवलिंग कर दो, सेम डायग्राम। फिर उसके बाद उनका फंक्शन भी लिख दो, उनका फंक्शन क्या है, एसएससी डक्ट्स का फंक्शन। अगर आपको यहाँ पर फंक्शन भी साथ में ऐड करना है तो फंक्शन में क्या ऐड करोगे आप, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गोनाडोट्रोपिन एफएसएच इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ बच्चों। देखो, गोनाडोट्रोपिन्स वो हॉर्मोन्स हैं जो गोनाड्स को स्टिमुलेट करते हैं। गोनाड मतलब मेल में कौन, टेस्टिस, फीमेल में ओवेरियस बच्चों। तो अब देखो, गोनाडोट्रोपिन होता है 2 तरह का, एक होता है एलएच जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिन्होंने पहली बार सुना है उनके लिए मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा होता है एफएसएच जिसका पूरा फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों, ठीक है। तो आपको
इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एफएसएच का क्या रोल है और किस में, मेल में लिखना है आई गेस, हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या रोल है आपको पूछा गया है। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है हमें वो देखना है, और ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का बच्चों। तो 5 मार्क्स में आई गेस यहाँ पर जैसे 3 मार्क्स होगा मेल सेक्स एसेसिव ड्रग्स का, उसमें 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा, और इसमें 2 मार्क का होगा। तो 2 मार्क का फंक्शन, कम से कम 2 फंक्शन तो आपको लिखने होंगे। तो 2 फंक्शन, एक फंक्शन जो बुक में दिया गया है वो आप देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस का आपको पूछा गया है। तो हम लोग जाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस वाले पैराग्राफ में, उसमें हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पैराग्राफ है, उसमें जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, लास्ट लाइन में उन्होंने एफएसएच का फंक्शन कहा है। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि एफएसएच किसके ऊपर काम करता है, ऑन द सर्टोली सेल्स, और फिर वो स्टिमुलेट करता है, क्या स्टिमुलेट करता है बच्चों, फिर वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ व्हाट, सिक्रीशन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करवाता है वो, सिक्रीशन ऑफ, यहाँ पर लिखा गया है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है वो हम लोग किसी ना किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे ही। ये एक तरीके से लास्ट स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्म बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ध्यान से। उसी का जो लास्ट स्टेप है उसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब उसमें होता क्या है, जैसे स्पर्म जब पहली बार बनता है, शुरू में बनता है, तो वो नॉर्मल सेल की तरह इस तरह का बनता है। अब इस सेल को हमें कन्वर्ट करना है ऐसे सेल में, हेड आएगा, मिडिल पीस आएगा, टेल आएगा, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आता है। ये जो चेंजेस आने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस। उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारा एंजाइम्स चाहिए होगा, बहुत सारा फैक्टर्स हेल्प करता है सेल को चेंज करने में। वो सारा जो फैक्टर है वो कौन रिलीज करता है, सार्टोली सेल। सार्टोली सेल को सिग्नल कौन देता है, एफएसएच। सार्टोली सेल को हम लोग नर्स कहते थे। तो बच्चों को देखो ध्यान उनका ध्यान रखना, उनको खाना प्रोवाइड करना, साथ में उनको बड़ा करके मैच्योर करना, ये किसका काम है, सार्टोली सेल का। इससे हमें सार्टोली सेल का भी फंक्शन पता लग गया है ना। और सार्टोली सेल ये जो तरह तरह का फैक्टर्स रिलीज करता है ताकि ये जो छोटा सा सेल है वो मॉडिफाई होके एक स्पर्म में मॉडिफाई हो जाए, उनको भी कोई सिग्नल देता है। वो सिग्नल कौन देता है, एफएसएच देता है। आई बात समझ। तो एफएसएच का मेन काम तो ये है। फिर इसके अलावा अगर और आपको फंक्शन लिखना है तो आपको एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी से बाहर से हम लोग आपको बता रहे हैं कि एफएसएच जब सिग्नल देता है किसको, सार्टोली सेल को, तब वो एक और प्रोटीन रिलीज करता है, उसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, एंड्रोजन रिलीज करता है कौन, लेडिक सेल, लेकिन एंड्रोजेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ के वहाँ पर होल्ड करना इसका काम है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम है। और ये कौन रिलीज करता है, सार्टोली सेल। और सार्टोली सेल्स को सिग्नल कौन भेजता है, एफएसएच भेजता है। आई बात समझ। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक तरीके से हेल्प करता है टू मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एंड्रोजन इन आवर टेस्टिस। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज कौन करता है, दोबारा बता रहा हूँ, सार्टोली सेल। सार्टोली सेल को इसके लिए सिग्नल कौन देता है, एफएसएच। तो ये दो फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन एफएसएच का हो गया। ठीक है, चलो अब देखो जो टॉपिक वाइज हमने सेग्रीगेट किया था है ना पीओआईक्यू को, तो ये सेकंड टॉपिक में हम लोग आ गए। इससे पहले हम लोग कर रहे थे जो टॉपिक था वो था क्या, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म कैसे बनता है और ओवम कैसे बनता है, खास करके जो ओवम बनने का प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। ठीक है, अच्छा अब देखो पहला क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस से आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑटोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें अगर जिनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहे, जिनको समझ आ रहे उन्होंने आंसर कर लिया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग स्किप करोगे। जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है एक सेल से जिसका नाम है, देखो मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, नहीं तो लिखते लिखते टाइम लग जाएगा। तो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होता है बच्चों। देखो यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46 है। और 46 में आपको पता है कि 44 क्या होता है, नॉर्मल क्रोमोसोम जो बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लड़का लड़की सब में होता है। और बाकी होता है
एक्स और वाई क्रोमोसोम, मेल की बात कर रहा हूँ, इनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो स्पर्मेटोगोनिया में 44 ऑटोजोम्स है। ये स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहा हूँ, हमेशा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही पूछा जाएगा, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस होके क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। माइटोसिस होता है, उसके बाद थोड़ा सा उसमें चेंज आता है, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। उसके बाद म्यूसिस 1 होके 2 सेल बनता है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना उसमें भी सेम सीन है, उसमें भी क्या होगा, यही 44 ऑटोजोम्स और एक्स वाई रहेगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हुआ है। हम लोग एक तरीके से क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का भी ओवरव्यू ले रहे हैं बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करने के बाद सेल्स क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब उसमें क्या है 23 अब क्रोमोजोम्स है। तो 23 क्रोमोजोम्स है, तो उसमें क्या होगा 22 क्या होगा बच्चों, ऑटोजोम्स होगा, और साथ में एक एक्स या फिर वाई क्रोमोजोम होगा, कोई एक 23 होना है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होके ये 4 क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड बन जाता है, मतलब नॉर्मल सेल। अब स्पर्मेटिड में भी अगर आपको पूछा गया कि कितना क्रोमोसोम है, तो ये भी हैप्लॉइड ही है, तो 23 है, ठीक है। मियोसिस 2 के बाद हैप्लॉइड ही रहता है, और इसमें भी 22 प्लस एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम है। उसके बाद स्पर्मेटिड आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, टेल वगैरह आता है, हेड वगैरह बनता है, तो उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है, अभी जो हमने पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो स्पर्मेटिड नॉर्मल सेल की तरह है, गोल सा, और उसके बाद ये इस तरह का बन जाता है। तो इसमें खाली सेल चेंज हुआ है, उसमें क्रोमोसोम नंबर वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो क्रोमोसोम नंबर अगर पूछा गया तो सेम क्रोमोसोम नंबर है जैसा स्पर्मेटिड का था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्लॉइडी वगैरह जानना है, और ये सीक्वेंस भी आपको जानना है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। एक बार लिख के देखोगे बच्चों, ठीक है आप लोग। अच्छा, अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। वहाँ पर कितना होता है ऑटोजोम, 22 ऑटोजोम्स होता है, और कोई एक सेक्स क्रोमोजोम होगा, ठीक। चलो, तो आंसर आपका क्या है, ये है सेकेंड आंसर, ये हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक 2 से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाय। देखो ये तो क्वेश्चन आया है आपका कहाँ, फर्टिलाइजेशन से आया है ये क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी में देखता हूँ, एनसीईआरटी में आपको जाना पड़ेगा कहाँ, फर्टिलाइजेशन में जाना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि जैसे ही स्पर्म अंदर जाता है, फिर स्पर्म रिलीज कर देता है अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स, जो अपने एक्रोजोम में वो स्टोर करके लेके जाता है। स्पर्म हेड में छोटा सा एक ऑर्गेनेली होता है, एक्रोजोम कहा जाता है, जहाँ पर कुछ वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेके जाता है। ये जो एंजाइम्स है वो एक्रोजोम से निकल के जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर देता है, फिर ओवम तक पहुंचता है। जैसे ही स्पर्म ओवम को टच करता है, वो क्या इंड्यूस करता है, तुरंत आप देखोगे कि दिस इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। इससे सेकेंड मियोटिक डिवीजन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, इससे बनता है कि रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड ए ओवम। अब ये सेकेंड पोलर बॉडी बनने का प्रोसेस है, म्यूटिक 2 हुआ है, म्यूसिस 1 पहले ही हो गया था ओवम का बच्चों, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन ढूंढना है, ऑप्शन में क्या है, कहा गया है कि जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम को, उसके बाद तुरंत फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। जी नहीं, ये तो गलत हो गया, सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 बिल्कुल सही आंसर है, यही है। फर्स्ट मियोसिस पहले ही हो गया था, स्पर्म आने के पहले ही। डिजोल्यूशन ऑफ जोना पेलुसिडा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, जोना पेलुसिडा तब भी रह जाता है। तो आंसर आपका क्या है, मियोसिस 2 है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तक आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है, ठीक है, ध्यान देना। एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, देखो बच्चों ये है आपका आंसर, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको अगर पूछे एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, तो फॉलिकुलर सेल्स बेसिकली इसका आंसर है। तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉलिकुलर सेल्स नहीं दिया गया है, तो ग्राफियन फॉलिकल में जो सेल्स है, या फिर टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, जो इससे पहले बनता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो भी रिलीज करता है बच्चों एस्ट्रोजन, ठीक है। तो क्या कहा, आई गेस आपको याद रहेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर है, जो ग्राफियन फॉलिकल के बाद में बनता है बच्चों, वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो दूसरा हार्मोन है फीमेल के बॉडी में। याद रखना, एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, फॉलिकुलर सेल्स, कोई भी फॉलिकल में हो, भले ही सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो या ग्राफियन हो। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है ओवेरी के अंदर, जिसको कहते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम,
वो रिलीज करता है बच्चों, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, याद रखना, ठीक है। चलो, आई गेस ये क्लियर है आपका। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। मतलब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये कुछ कुछ इवेंट्स हैं, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। मैं लिंक कर दूंगा विथ रीजन, आप ध्यान से देखना। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ देखो, यहाँ पर सिक्रेशन ऑफ FSH दिया गया है। चलो ठीक है, ये जो FSH है इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल्स को सिग्नल देता है जो फीमेल के ओवरीज के अंदर होता है, और फिर फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू करता है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे इसके बाद ये वाला इवेंट होगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis। फॉलिकल्स के अंदर ही जो अंडा है, जो ओवम है, वो बनता है, और ओवम बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं oogenesis बच्चों। तो 1 के बाद तो 4 होगा, ठीक है। 1 से पहले का कुछ इवेंट है क्या, देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखो, जैसे फॉलिकल ग्रो होता है, फॉलिकल्स के अंदर अंडा भी ग्रो होता है, फिर जो अंडा जो रिलीज होता है ओवरी से, उस प्रोसेस का नाम है बच्चों ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कब होता है? जब बॉडी में या फिर ब्लड में, फीमेल के ब्लड में LH सडनली इंक्रीज हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीचों बीच LH फट से ऐसा शार्पली इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते क्या रप्चर हो जाता है, आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, जो मैंने अभी बात करी थी। और फिर उसके अंदर जो ओवम जो मेच्योर हो चुका है वो निकल जाता है ओवरी से, उसको कहते हैं हम लोग ओव्यूलेशन, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा था कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। तो मतलब समझ में आ रहा है आपको, पहले FSH आया, एक तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको ओवरव्यू ही मिल गया। फिर उसने फॉलिकल्स को सिग्नल दिया, फॉलिकल ग्रो हुआ और oogenesis हुआ। 1 के बाद आपको ढूंढना है 4, 1 के बाद 4 बस इसी ऑप्शन में है। उसके बाद जो बाकी हमें मिला, उसके बाद क्या हुआ, ये आया थर्ड पे, तो 5। उसके बाद फिर क्या हुआ, ओव्यूलेशन, और फिर नंबर 3 कौन सा, ये ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिर से मेंस्ट्रुएशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे हमने अभी देखा, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, FSH आएगा बच्चों। FSH आके फॉलिकल्स को सिग्नल देता है, और फॉलिकल्स क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। जो स्मार्ट बच्चे हैं आप लोगों ने पकड़ लिया होगा ऑलरेडी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीक्वेंस है ना, कई बार हमने डिस्कस कर लिया। तो फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज होगा, और फिर फॉलिकल रप्चर होने के बाद जो बड़ा फॉलिकल है, लास्ट फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, वो रप्चर होने के बाद क्या बनता है, कॉर्पस लुटियम। और उससे क्या रिलीज होता है, मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के बाद रिलीज होता है। तो ये हो गया आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो ये आपका आंसर सी है ना, इजी। चलो फिर, द नेचर ऑफ मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis इन ह्यूमन फीमेल इज। देखो यहाँ पर इक्वल डिवीजन दिया गया है, जी नहीं, ये इक्वल नहीं होता है, एक्चुअली अनइक्वल डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन जो होता है ना ओवम बनने के टाइम पे, वो अनइक्वल होता है। और सस्पेंडेड मतलब रुक रुक के, है ना, चलना। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो मियोटिक डिवीजन है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस सस्पेंडेड दोनों ऑपोजिट वर्ड है, दोनों नहीं हो सकता। और रैपिड भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है oogenesis। तो सस्पेंडेड सेल डिवीजन क्यों कहा जाता है इसको, देखो जब मियोसिस होता है, एक्चुअली गैमेट बनने का प्रोसेस ही मियोसिस है, भले ही वो स्पर्म हो या फिर एग हो। लेकिन फीमेल का क्या है, जब ओवम बनता है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे, सॉरी एम्ब्रियोनिक लाइफ पे मतलब, ठीक है, जब एक लड़की अपनी मम्मी के पेट के अंदर होती है, तभी उनके अंदर वो अंडा बनने का जो प्रोसेस है oogenesis, वो स्टार्ट हो जाता है बच्चों। इंटरेस्टिंगली लड़कों का क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद रिलीज होना, स्पर्म रिलीज होना शुरू होता है। लड़कियों का जो एग बनने का प्रोसेस है, वो जब लड़की मम्मी के पेट के अंदर होती है तभी शुरू हो जाता है। समझ आ रही बात, उनके एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही, मतलब हमारा एडल्टहुड में शुरू होता है, लड़कियों का एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही शुरू हो जाता है। लेकिन आप लोग देखोगे कि ऐसा तो नहीं है कि लड़की जब पैदा हुई थी एकदम बचपन से ही उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो oogenesis स्टार्ट हुआ था कहाँ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वो बीच में पॉज होता है, ठीक है। तो एक मियोटिक डिवीजन में अलग अलग फेजेस थे बच्चों, ठीक है। अगर आपने 11 में ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपको याद ही करना पड़ेगा, अब तो उपाय नहीं है। तो एक बार ही वो लोग कब
मियोसिस को रोक देते हैं, मतलब वही है, पॉज हो जाता है मियोसिस प्रोफेज 1 स्टेज में। ये कब ये होता है बच्चों? एम्ब्रायनिक लाइफ में, ठीक है, ये एम्ब्रायनिक लाइफ में होता है। और फिर एक जगह फिर रुकता है जब ये ओवम निकल के आता है ओवेरी से बाहर, ओवुलेशन जिसको नहीं कहते हम लोग, तो ओवुलेशन के टाइम पे रुकता है। उस वक्त ओवम किस स्टेज में होता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफेज 2 में। कब? ओवुलेशन के टाइम पे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा सस्पेंडेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाड़ी रुक रुक के चलती है। और दूसरी चीज, कहाँ कहाँ oogenesis जो है वो पॉज होता है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से एआर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, एस्ट्रोसिनेरियन टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कहा गया है, बार बार मेंशन कर चुका है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है बच्चों? ये यूटेरस का एकदम अंदर का लेयर है। एंडोमेट्रियम से ही एम्ब्रायो आके खाना लेता है, ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, जी हाँ करेक्ट है, प्रोजेस्टेरॉन एकदम इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बच्चों आपको बता दूं मैं, आ सकता है क्वेश्चन कि प्रोजेस्टेरॉन को एक्चुअली में प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है बच्चों। प्रेगनेंसी हार्मोन मतलब जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है इसलिए वो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन रीजन इस बात का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, तो आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको रीजन पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई कैन ए वुमन जनरली नॉट कंसीव ए चाइल्ड आफ्टर 50 years of एज। अच्छा, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि 50 years के बाद इनका क्या हो जाता है? मेनोपॉज हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं लड़कियों का या फिर औरतों में हम लोग देखते हैं कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इट सीज टू ऑकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो ओवम नहीं बन रहा है बॉडी के अंदर, ओवम में नहीं बन रहा है तो कहाँ से कंसीव होगा? पॉसिबल ही नहीं है बायोलॉजिकली। ठीक है, तो ये रीजन है। और फिर पूछा गया है कि पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis एंड नॉट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो इसका रीजन क्या है। मैंने आपको अभी 2-3 क्वेश्चन पहले आपको कहा था कि जो मियोटिक डिवीजन होता है किसमें? oogenesis में, वो इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है। मतलब जब ओवम बन रहा होता है तो पहले प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है मियोसिस करके, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हुआ था वैसे ही प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है। ठीक है, और फिर मियोसिस 1 स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे इक्वल होता है वैसे यहाँ पर इक्वल नहीं होता है, एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सेल बनता है। ये जो बड़ा सेल है उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte कहा जाता है, और जो छोटा सेल है उसको कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, उसी तरीके से ये सेकेंडरी oocyte फिर क्या करता है? ये करता है मियोसिस 2, ये भी बच्चों अनइक्वल है, और फिर से एक बड़ा सा सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सा सेल बनता है। जो बड़ा सेल बनता है उसको कहते हैं हम लोग ओवम। ठीक है, और ये जो छोटा सेल बनता है उसको कहा जाता है सेकेंड पोलर बॉडी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली जब डिवाइड हो रहा होता है तो इक्वल होने से कैसे डिवाइड होता है? ऐसे डिवाइड होता, ऐसे डिवाइड नहीं होके कैसे डिवाइड होता है? ऐसे ऐसे डिवाइड होता है। ये दूसरा जो सेल निकला ये ऐसे पोल से निकलता है ना, बड़ा वाला जो सेल है उससे, तो इसीलिए उसको पोलर बॉडी नाम दिया गया है। तो पोलर बॉडी बनने के पीछे रीजन क्या है? ये जो मियोसिस 2 और मियोसिस 1 अनइक्वल होता है तब जाके पोलर बॉडी बन पाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों क्या है? इक्वल डिवीजन है, इसलिए वहां पर पोलर बॉडी नहीं बनता बच्चों। ठीक है, अच्छा, इससे जुड़ी एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड करता है मियोसिस 1 मियोसिस 2 होके 4 स्पर्म बनता है। यहाँ पर देखो प्राइमरी oocyte से जब मियोसिस हुआ एक ही ओवम बना, 2 पोलर बॉडी बना, 4 सेल बना ही नहीं, 3 सेल बना है। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये मियोसिस 2 नहीं करता है, ध्यान देना। ठीक है, क्या कहा मैंने? ये अगर मियोसिस 2 नहीं करता, अगर करता तो इससे भी 2 सेल बन जाता, छोटा ही सही, लेकिन 4 सेल मिल जाता। 4 सेल मिला ही नहीं यहाँ पर, एक ये फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, और एक क्या मिला?
ओवम मिला है, 3 ही सेल बनता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमने देखा था चार्ट, 4 स्पर्म बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये सब ध्यान देना। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्या पूछा गया है, स्टार मार्क कर दो। एक्सप्लेन द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। अच्छा चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस डिस्कस करना है। देखो बच्चों, प्रोसेस में मतलब हार्मोन्स का क्या रोल है। ठीक है, जैसे ही एक लड़का क्या हिट करता है, प्यूबर्टी हिट करता है, तो उसके बॉडी में उसके ब्रेन का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है बच्चों हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, आपको शायद पता होगा। तो पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी है मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, मास्टर ऑफ द मास्टर कहा जाता है उसको। ठीक है, अच्छा, तो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को सिग्नल दिया कि लड़का बड़ा हो गया है भाई, अब स्पर्म बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब पिट्यूटरी को सिग्नल कैसे देगा बंदा, पिट्यूटरी को तो कोई ऐसे मतलब फ्लैग हिला के सिग्नल नहीं देगा, तो पिट्यूटरी को सिग्नल देने के लिए एक हार्मोन रिलीज होगा। कैसा हार्मोन, आएंगे इसमें हम लोग। पिट्यूटरी को किसको सिग्नल देना है, मैंने कहा था ना, ये टेस्टिस को गोनाड कहा जाता है, ओवरी को गोनाड कहा जाता है। तो पिट्यूटरी को मेल में टेस्टिस को सिग्नल देना है, तो टेस्टिस एक गोनाड है, तो गोनाड को सिग्नल देने के लिए पिट्यूटरी हार्मोन क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन। ट्रोपिन का बच्चों मतलब होता है स्टिमुलेट करना, टू स्टिमुलेट। गोनाड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन इसलिए कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन, कोई लिखता है गोनाडोट्रोफिन्स। ठीक है, एक ही बात है। तो गोनाडोट्रोपिन्स वो रिलीज करेगा, लेकिन कब करेगा, जब हाइपोथैलेमस आके उसको सिग्नल देगा। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करेगा उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बच्चों। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग अक्सर देखोगे लिखा जाता है GnRH। समझ आ रही बात, पिट्यूटरी से रिलीज करवाना है गोनाडोट्रोपिन, इसलिए हाइपोथैलेमस ने जो केमिकल रिलीज किया उसको हमने नाम दिया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन। ठीक है, अब गोनाडोट्रोपिन्स 2 तरह का होता है बच्चों। ठीक है, एक है आपका LH और एक है आपका FSH। ठीक, अब देखो ये दोनों कहाँ तक पहुंच जाएगा, टेस्टिस तक, और फिर टेस्टिस में जाके LH सिग्नल देता है कौन से सेल को, जो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में PYQ डिस्कशन में ही, लेडिक सेल्स को सिग्नल देता है जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बीच बीच में होता है, और तब लेडिक जेल रिलीज कर देता है, लेडिक सेल रिलीज करता है क्या, ये वाला हार्मोन। ठीक है, लड़कों के बॉडी में शुरू हो गया क्या रिलीज होना, एंड्रोजन, सेक्स हार्मोन्स। अब ये जो एंड्रोजेंस है वो सिग्नल देगा कौन से सेल को, जो सेल स्पर्म बनाने के लिए हमने रखा हुआ है किसके अंदर, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया जिनको कहा जाता है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है बच्चों, स्पर्म बनाने वाले सेल्स, उनको जाके एंड्रोजन सिग्नल देता है, और फिर शुरू हो जाता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होने से नहीं होगा ना, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसमें रोल किसका है, नर्स का भी रोल है। इसने तो स्पर्म बना दिया, ये तो मम्मी है, लेकिन नर्स भी चाहिए, तो नर्स कौन है, सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल को दूसरा गोनाडोट्रोपिन, सेकेंड गोनाडोट्रोपिन FSH सिग्नल देगा सर्टोली सेल को, फिर सर्टोली सेल जो है वो रिलीज करना शुरू कर देगा। क्या रिलीज करेगा अभी सर्टोली सेल्स, फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने कहा था ना, जब स्पर्म बनता है तो शुरू में नॉर्मल सेल जैसा ही होता है जिनको स्पर्मेटिड कहते हैं हम लोग, फिर वो जाके स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसमें हेड आता है, मिडिल पीस आता है, टेल आता है, वो सब आ जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। कोई कोई चीज़ में बार बार रिपीट करूंगा बच्चों ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, सुन लेना, बोर मत होना। अच्छा, तो अब ऐसे होता है स्पर्म प्रोडक्शन, और ये है हार्मोन रेगुलेशन उसका। ठीक है बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा और ऐड करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, तो
उसके बाद फिर हाइपोथैलेमस ऑटोमेटिक क्या, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको रिलीज करना बंद कर देता है। एक और चीज़ है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एफएसए सर्टुली सेल को जब सिग्नल देता है, सर्टुली सेल एक और हार्मोन रिलीज करता है, वो है इनहिबिन, है ना। तो सर्टुली सेल वो नर्स है जो बच्चों का ध्यान रखती है। तो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, नर्स बोलेगा कि और ज़्यादा बच्चा मैं बड़ा नहीं कर सकता, तो किसको बोलेगा? ये सब कुछ हो क्यों रहा है? मेन सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ये हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल कैसे देगा? ये सर्टुली सेल है कहाँ पर? टेस्टिस के अंदर। हाइपोथैलेमस कहाँ है? ब्रेन में। तो सिग्नल देने के लिए ये जो नर्व सेल्स हैं वो ब्लड में रिलीज करना शुरू कर देंगी क्या, एक पर्टिकुलर हार्मोन जिसको कहा जाता है इनहिबिन। वही ब्लड घूम फिर के जब ब्रेन तक पहुंच जाएगा, हाइपोथैलेमस को दिखेगा, अरे अच्छा ब्लड में तो इनहिबिन है, अच्छा मतलब अभी जो नार्सेस है दे आर फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाम बन चुका है। समझ में आ रही बात? तो वैसे जो है ऐसा नहीं कि स्पाम बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, टेस्टिस फूल जाएगा बर्स्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेगुलेशन जरूरी है, तो ऐसे रेगुलेट होता है। आई बात? तो अगर मार्क्स ज़्यादा रहा तो ये इनहिबिन वाली बात आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पूछा गया है ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी। तो ये तो बुक से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। जो हमने कल चार्ट देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, उस चार्ट के ऊपर ही जो ओवरी का डायग्राम है वही आपको बनाना है। फिर उसके बाद फिर से सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी एंड लेवल ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स आपको दिया गया है, वही प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन को, मतलब ये सेम डायग्राम है, वहाँ पर लेवलिंग है, वैसे भी लेवलिंग करके ही बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है बच्चों, ये ओवरी का देखो सेक्शनल व्यू है ओवरी का, और ये प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर लेवलिंग है ही ऑलरेडी, ठीक है। ये टर्शियरी फॉलिकल है और आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, प्राइमरी से बड़ा होकर सेकेंडरी बनता है फिर टर्शियरी बनता है। तो अगर आपको सेकेंडरी फॉलिकल पूछा गया तो ये सेकेंडरी फॉलिकल्स है, ठीक है। उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, उसके बाद ये दोनों कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर लेवल है, आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो इज द डायग्राम शोइंग अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल। चलो अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है अलग अलग पार्ट कौन सा है, ठीक है, और उसका फंक्शन लिखना है। आइडेंटिफाई वाई पूछा गया है, चलो फिर वाई देखो यहाँ पर ये वाई मार्क्ड है ये, ठीक है। और ये सब एनसीईआरटी में है, आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो वाई वाला पार्ट है इसको कहा जाता है बच्चों फिम्ब्री कहा जाता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको फिम्ब्री कहा जाता है। होता क्या है, जब मान लो ये एक्स जो है वो ओवेरी है, ठीक है, एक्स जो है वो ओवेरी है, तो यहाँ से जब रिलीज हो जाता है बच्चों क्या, यहाँ से जब ओवम रिलीज हो जाता है तो ओवम को फेलोपियन ट्यूब को ना कलेक्ट करना रहता है। तो ये फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब ओवम को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के लिए उसके मुंह में ना कुछ ऐसे फिंगर लेग स्ट्रक्चर्स है, उन फिंगर लेग स्ट्रक्चर्स को फिम्ब्री कहा जाता है। तो आपका नाम क्या है वाई का, फिम्ब्री, काम क्या है, कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिफाई जेड कहाँ गया है। अब जेड से इनका मतलब मे बी फेलोपियन ट्यूब हो सकता है, या तो अगर प्रिसाइजली बात करें तो फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है पूछा जाना, वो भी हो सकता है। तो अब देखो आपको आंसर करना है ऐसे कि जेड क्या है। तो जेड जो है उस पार्ट का नाम है, इस पार्ट का नाम है इस्टमास, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस पार्ट का नाम है इस्टमास, लेकिन खाली इसी में मत छोड़ना, इस्टमास ऑफ फेलोपियन ट्यूब लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या इवेंट होता है अगर आपको पूछा गया कि, तो आपको लिखना है कि इससे पहले यहाँ पर इस जगह पर क्या बन जाता है, जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन होने से, और जायगोट बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रायो बड़ा होता है यहाँ पर। तो आपको लिखना है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इन द एम्प्यूला, ठीक है, ये लिख देना, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कहाँ, इन द एम्प्यूला एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑकर्स, कहाँ, इन द इस्टमस। आई बात समझ? तो ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, यहाँ पर कब एम्ब्रायो बड़ा होके किस स्टेज तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो मोरूला कहलाता है, ठीक है, इस्टमस टिल द फॉर्मेशन ऑफ
टिल द फॉर्मेशन ऑफ, क्या कहा हमने, मोरूला। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेंशन द स्टेज एट व्हिच द प्रोसेस ऑफ oogenesis temporarily gets arrested and name the cells thus formed in the eggs of a baby girl at the time of her birth। अच्छा चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने वैसे डिस्कस कर लिया दोनों। आपको पूछा गया है कि कहाँ कहाँ oogenesis बीच में रुकता है। मैंने आंसर किया था बच्चों, एक एम्ब्रियोनिक लाइफ में और एक कहाँ, ओवुलेशन के टाइम पे। प्रोफेज 1 में रुकता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और कहाँ, ओवुलेशन के टाइम पे मेटाफेज 2 में रुकता है। फिर नेम द सेल्स डस फॉर्म्ड इन द एक्स, एक्स मतलब ओवेरी, ओवेरी के अंदर कौन सा सेल वैसे बनता है ऑफ ए बेबी गर्ल एट द टाइम ऑफ हर बर्थ। अच्छा, जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके ओवेरी में कौन सा सेल है पूछा गया है। ठीक है, तो उसके ओवेरी में, क्योंकि वो प्रोफेज 1 में ही रुका है, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। अभी कहा था हमने, मियोसिस 1 का ही बीच का स्टेज है क्या, प्रोफेज 1 जहां रुका हुआ है। प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, फिर क्या होता है, फिर होता है सेकेंडरी oocyte। देखो ये कहा था ना मैंने, तो प्राइमरी oocyte वो रुक गया कौन से स्टेज में, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के बीच में ही रुका हुआ है। तो अगर आपको पूछा गया कि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके ओवेरी के अंदर कौन से सेल्स है, तो अभी भी वो प्राइमरी oocyte स्टेज में ही है, तो आंसर आपका प्राइमरी oocyte है। आपको समझ आ रहा है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन फीमेल। चलो ठीक है, देखो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स कौन से, ओवेरियन हॉर्मोन्स कौन से। देखो ऐसा है कि फीमेल में आप जानते हैं, ठीक है, जैसे मेल में पिट्यूटरी से सिग्नल गया था किसको, टेस्टिस को, वैसे फीमेल में पिट्यूटरी से सिग्नल जाता है किसको, ओवेरी को। सेम ही हॉर्मोन्स है, एक है क्या LH और दूसरा क्या है FSH। जब FSH सिग्नल देता है, मैंने कई बार आपको बोल दिया किसको, ये जो ओवेरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स है उनको जब सिग्नल मिलता है FSH का, फिर वो ग्रो करता है और फिर बड़ा होके क्या बन जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, और फिर जाके एक बड़ा फॉलिकल बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। जो हमने यहाँ पर भी देखा, ऐसे ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। प्राइमरी फॉलिकल रहता है, इसको सिग्नल मिलता है किसका, FSH का, फिर जाके बड़ा होके वो क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। बराबर। अच्छा, अब ग्राफियन फॉलिकल, फिर उसके बाद FSH का ये हो गया, उसके बाद जो LH है इसका क्या रोल है, हमने पहले भी कहा था कि LH क्या कॉज करता है, जब LH अचानक से इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना उसको रप्चर करा देता है, कॉजेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, मींस दैट इज रप्चर हो जाएगा तो उससे क्या निकल के आता है, ओवम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब उसके बाद एट द सेम टाइम ये जो LH है वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया उसके बाद ये जो ओवम निकल गया, सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम, फिर जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम, इसको भी मेंटेन करने का काम किसका बच्चों, LH का ही है। इनफैक्ट कॉर्पस का मतलब होता है येलो, ल्यूटियम का सॉरी कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, सॉरी ल्यूटियम का मतलब होता है येलो। तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर बना है वो बना है LH के चलते, इसीलिए LH का नाम LH पड़ा, ल्यूटिनाइजिंग मतलब येलो करवाने वाला हार्मोन। समझ में आ रही बात, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो येलो बॉडी बना है ओवरी के अंदर वो LH के चलते बना है, और इसको मेंटेन करने का भी काम किसका है, LH का है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन। तो इनडायरेक्टली वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को भी मेंटेन कर रहा है कौन, LH, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन के सोर्स को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स कौन है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग
नेक्स्ट ओवेरियन हार्मोन, अब ओवेरी से 2 हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, ये पिट्यूटरी का हो गया। अब ओवेरी से 2 हार्मोन रिलीज होता है बच्चों। ओवेरियन हार्मोन कौन कौन सा है आपको ढंग से लिखना है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है आपको, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना है हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, ऐसे लिखना है। तो नंबर 1 लिखना है LH, 2 फंक्शन लिख लिया, FHH उसका ये फंक्शन लिख लिया। उसके बाद ओवेरियन हार्मोन, ऐसे हेडिंग बनाना है। फिर उसके बाद नंबर 1 लिखना है आपको क्या, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों, एस्ट्रोजन तो वैसे एस्ट्रोजन का बहुत काम है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रोल है वो पूछा गया है। तो वैसे एस्ट्रोजन का तो बहुत सारा काम है फीमेल के बॉडी में, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बारी बारी क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, उस एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है, मतलब सिग्नल देता है एंडोमेट्रियम को, ठीक है। तो कॉजेज व्हाट, कॉजेज प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाट, ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है कौन, प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई मेंटेन करता है, ठीक है। तो मेंटेन्स ब्लड सप्लाई टू व्हाट, टू द एंडोमेट्रियम, तो जिससे एंडोमेट्रियम हेल्दी रहता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई मेंटेन करता है, तभी जाके एंडोमेट्रियम से एम्ब्रियो को खाना वगैरह मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहा जाता है, ये भी लिख देना है, ऑल्सो नोन एज क्या कहा जाता है बच्चों, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन मतलब, कहने का मतलब ये है कि प्रोजेस्टेरॉन अमाउंट प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा रहता है ब्लड में, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहा गया है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम, लेवल डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस ट्यूबल। ह्यूमन सेमिनिफेरस ट्यूबल का सेक्शनल व्यू देखो, ये बनाना है बच्चों आपको, ठीक है, ये वाला डायग्राम है। अगर आपको सिंपल बनाना है तो फिर आप सिंपल ही बनाना, कोई बात नहीं, इतना कुछ। सेमिनिफेरस ट्यूबल को अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे, ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 तरह का सेल मिलता है बच्चों, ठीक है। एक जो छोटा सेल है, बीच में थोड़ा जगह छोड़ देना, छोटा सेल जो है, इनको कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, जो स्पर्म बनाने वाले सेल्स है तो कहा जाता है क्या, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ये सब स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो व्हाइट कलर के सेल्स हैं, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस डाल देना, करेक्ट डायग्राम बनाना है आपको, बहुत सुंदर नहीं होना है। अच्छा, फिर इनके अंदर ये तो स्पर्म बनाने वाले सेल्स हो गए, फिर जो नर्स सेल्स है वो भी आपको मिलेगा। जो नर्स सेल है यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ये नर्स सेल कुछ ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं, नर्स सेल्स का हाथ ऐसे फैला हुआ टाइप होता है कुछ, यहाँ पर भी बना दो आप नर्स सेल, ये सब नर्स सेल है, ठीक है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते ये लोग, तो ये वो नर्स सेल है। कौन से नर्स सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नर्स सेल को ऐसे बोला जाता है, एक्चुअल नाम उनका क्या है, सर्टोली सेल्स, ठीक। और यहाँ पर आप बना सकते हो कि कहीं कहीं क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इससे बन रहा होगा क्या, एक लेयर बना सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ से आपको और भी सेल्स यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि कहीं कहीं क्या बन रहा होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कहीं कहीं आपको दिख जाएगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। और कहीं कहीं आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाला स्पर्मेटिड दिख जाएगा, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था। और कहीं कहीं आपको दिखेगा स्पर्मेटोजुआ वो बन चुका है और अपने सर्टोली सेल्स मतलब अपने नर्स से खाना खा रहा है, वैसा भी आपको दिखेगा। ये सब भी आप लेबलिंग कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में लेबलिंग करना है। बाहर से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट लेयर में आपको क्या मिल सकता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपको मिल सकता है बच्चों। उसके बाद फिर क्या बनता है, थर्ड लेयर में आपको क्या दिख सकता है, थर्ड लेयर में आप इधर लेवलिंग कर दो, थर्ड में आपको दिख सकता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। और फिर उसके बाद ये सब जो टेल वेल के साथ है, ये सब क्या है, स्पर्मेटोजोआ है। हालांकि मैं ऐसे बना रहा हूँ बच्चों, लेकिन मैं एनकरेज करता हूँ बच्चों को कि लेवलिंग आप लोग एक ही साइड में करो। यहाँ पर जगह नहीं बन रहा है तो बेटर है एक्चुअली, बढ़िया नीट एंड क्लीन रखने के लिए ऐसे 1 2 3 4 आप यहाँ पर मतलब नाम नहीं लिख के 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दो, और नीचे लिखो 1 2 3 4 क्या है। प्रेजेंटेशन आपका बहुत ज़रूरी है। आप अगर सोचेंगे ये सब कौन करता है, ज़्यादा ही हो गया,
यही सब करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका जो कॉपी है उसी के बेसिस पे टीचर आपको जज करेगा बच्चों, ठीक है। तो उस दिन के लिए आपको करना पड़ेगा, हमेशा ना सही, लेकिन उस दिन तो आपको आपका बेस्ट आपको दिखना है, मतलब कहाँ, कॉपी में। अच्छा, तो वो आप करो, और हमेशा डायग्राम बनाने के बाद ना बच्चों आप यहाँ पर फिगर लिख देना, क्या है मतलब ये सेक्शनल व्यू ऑफ क्या है सेमी फर्स्टिबल, ऐसे लिख देना, ठीक है।